हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिड टर्म का हिंदी का पेपर क्लास 7 का। ठीक है, 2025-26 का है। डीओई का जो नया पेपर आया है। इंस्ट्रक्शन देखो, समय 2.5 घंटे मिलेगा आपको। सामान्य निर्देश क्या है? निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन कीजिए। पहला, इस प्रश्न पत्र में कुल कितने खंड है? 4, का, खा, गा और घा। इन प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं इसमें? 11। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक, प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी जिसमें ऑप्शन है आपको उनमें से कोई एक करना है। प्रश्न के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखना है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। कहने का मतलब ये है कि हमें सीरियल वाइज आंसर करना है। तो देखो, पहला वाला जो है, हम फर्स्ट वाला जो है अपठित बोध पढ़ते हैं। ठीक, अपठित गद्यांश भी कह सकते हो इसको। तो सबसे फर्स्ट वाला देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक पेड़ एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, फूलों की माला बनाता, उसके तनों पर चढ़ाता, उसकी शाखाओं से झूलता, उसके फल खाता और उसके साथ खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का और पेड़ दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वह लड़का पेड़ के पास आया। उसने पेड़ से कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम्हें अनिवार्य मेरी शाखाएं काट कर उससे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया, बस तना बच गया। पेड़ किसको प्रेम करता था? धरती को? नहीं। सूरज को? नहीं। लड़के को? हाँ। किसको प्रेम करता था पेड़? लड़के को। उसके बाद देखो आगे, आगे क्या कहता है। थकने के बाद लड़का क्या करता था? पेड़ पर चढ़ता था? बिल्कुल नहीं। पेड़ों को काटना नहीं। पेड़ को काटना नहीं। पेड़ के नीचे सोना? हाँ। थकने के बाद वो क्या करता था? पेड़ के नीचे सो जाता था। आगे देखो, आगे क्या कहता है थर्ड वाले में। कई साल बाद लड़का पेड़ के पास क्यों गया? तो क्या लिखोगे? कई साल बाद लड़का पेड़ के पास कई साल बाद लड़का पेड़ के पास घर मांगने गया। क्यों गया? घर मांगने वो गया। ठीक है, क्या करने गया था? घर मांगने गया था। उसके बाद पेड़ की सलाह पर युवक ने क्या किया? यहां पर आंसर लिखो। पेड़ की सारी शाखाओं पेड़ की सारी शाखाओं को काट दिया। प्रश्न 2 देखो क्या कहता है आपको। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। तालों में जीव जलचर आती हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप होते। काव्यांश में वर्षा का सब पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला, दुख नहीं, दुख तो नहीं है। काव्यांश को पढ़ के हमें पता ही लग रहा है। ठीक है, दुख तो नहीं है। सेकंड देखो, विजिबल है ना? हाँ। क्या क्रोध? सेकंड, हाँ, क्रोध नहीं। प्रसन्नता? हाँ, सब प्रसन्न है। उसके बाद देखो आगे,
जलचर का अर्थ है पानी में डूबी हुई वस्तुएं नहीं, पानी के ऊपर चलने वाली नाव नहीं, खारे पानी से बनने वाला नमक नहीं, पानी में रहने वाले जीव जंतु को हम क्या बोलते हैं? जलचर, जो जल में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, काव्यांश के अनुसार मालिनी कहाँ गीत गाती है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास था मालिनी कहाँ गीत गा रही थी, यहाँ देखिए मालिनी कहाँ गीत गा रही थी, तो यहाँ देखो बागों में मालिनी गीत गा रही थी। तो कहाँ गा रही थी? बागों में। तो क्या लिखोगे? 1 नंबर का प्रश्न है, तो आप लिखेंगे मालिनी मालिनी बागों में गीत गा रही है। कहाँ गा रही है? बागों में गीत गा रही है। वर्षा के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? 2 घटनाएं लिखिए। तो एक तो लिख सकते हो ठंडी हवाएं चलती है, हवाएं चलती है। दूसरा क्या लिख सकते हो? यहाँ देखो दूसरा क्या लिख सकते हो? हमारे पास बादल गरज रहे हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। तो आप लिख सकते हो बिजली चमक रही है। क्या लिख सकते हैं आप? बिजली चमक रही है। बिजली बिजली चमक रही है। तीसरा भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, तीसरा भी लिख सकते हैं, बादल गरज रहे हैं। ठीक है, कोई भी 2 लिखने हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखो। दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है? हरा देना। ठीक है, सौभाग्य शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द लिखिए। तो सौभाग्य में उपसर्ग क्या होगा? जो शब्द के पहले लगा होता है, क्या लगा हुआ है? सौ। और मूल शब्द क्या हो जाएगा? मूल शब्द, मूल शब्द हो जाएगा भाग्य। क्या हो जाएगा? भाग्य। ठीक है, मूल शब्द क्या हो जाएगा? भाग्य। उसके बाद प्रगतिशील में प्रत्यय, प्रत्यय तो बाद में लगता है, तो शील, प्रगति तो शब्द है ना, मूल शब्द, बाद में क्या लगा है? शील, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा इसका? शील। उसके बाद संभ्रांत महिला की तरह वे प्रतीत होती थी। विशेषण क्या है? कैसी महिला है? संभ्रांत। तो क्या लिखोगे? संभ्रांत महिला। उसके बाद यह मुरली बड़ी अच्छी बज रही है। वाक्य में क्रिया का भेद है। कौन सा भेद है? मुरली कैसे बज रही है? यह मुरली बहुत अच्छी बज रही है। तो कौन सा भेद है इसमें? क्रिया का। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ये कौन सा है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि काम का सीधा जो फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। मिलान कीजिए, बुढ़ापा शब्द का संज्ञा भेद क्या है? कौन सा भेद है ये? भाववाचक। कौन सा है? भाववाचक। सिंधु, सिंधु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सागर। नृत्यांगना का पुल्लिंग क्या होगा? नर्तक। ठीक है, मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? शत्रु। और दिन का तत्सम क्या होगा? दिवस, संस्कृत में जो शब्द। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे क्या कहता है आपको। खंड गा आ गया पाठाय पुस्तक, इसके अंदर क्या है देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप सामने थी, कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना,
यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इसका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भाव भंगी, इनका इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो गया, हो जा हो जाता है मैदान में जाकर। गद्यांश के अनुसार कौन बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती है। पहला चिड़िया नहीं, नदियां हाँ, नदियों की बात करी जा रही है। नदियों के प्रति लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे। सम्मान और त्याग, ईर्ष्या और जलन, आदर और श्रद्धा, अर्पण और समर्पण। तो देखो जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत शांत और स्वभाव, आदर और श्रद्धा का भाव था उनके मन में। कैसा भाव था? आदर और श्रद्धा का भाव। ठीक है, अगला वाला देखो। देखो सेकंड वाला, थर्ड वाला क्या कहता है। गद्यांश के अनुसार लेखक किसकी गोद, सेकंड, गद्यांश के अनुसार लेखक किसकी गोद की तरह नदी में डुबकी लगाया करता था। बुआ की नहीं, बहन की नहीं, माँ की गोद में। किसकी गोद में? माँ की गोद में। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विजिबल है ना? हाँ देखो, गद्यांश के अनुसार लेखक हिमालय पर चढ़कर क्यों हैरान था। काले काले बादल देखकर नहीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सुंदरता देखकर नहीं, नदी की विशालता को देखकर नहीं, नदी को दुबली पतली देखकर। हाँ, नदी कैसी हो गई थी? दुबली पतली हो गई थी, उसको देखकर वो बहुत ज्यादा क्या था, हैरान था। अब नेक्स्ट जो है, इनमें से ना प्रश्न लिखने हैं हमें। ठीक है, प्रश्न 5, तो इसके उत्तर मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वहां से नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन बस पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित गद्य पाठों पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पापा खो गए पाठ में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, यास्वी चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद का अथक प्रयास क्यों किया? तोतो चांद ने क्यों करा था अथक प्रयास? ये दूसरा है। आंसर आपको एंड में मिलेंगे। थर्ड, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। ठीक, उसके बाद आगे देखो, छठा क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। पहला जो है क्या कहता है, मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे कि सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे। सेकंड, क्या कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। थर्ड, पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ किस प्रकार शेष पात्रों से भिन्न है। नेक्स्ट देखो, सेवंथ, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, विजिबल है ना? हाँ देखो, सेवंथ है ना? ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। काव्यांश के अनुसार पक्षी किस प्रकार के बंधन में बंधे हुए? घोंसले में नहीं, जंजीर में नहीं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी सोने के पिंजरे में। ठीक है, फर्स्ट आंसर। सेकंड देखो, काव्यांश के अनुसार पक्षी उड़ान को सपनों में क्यों देख रहे हैं? पक्षी उड़ान को सपनों में क्यों देख रहे हैं? पक्षी परतंत्र है। हाँ, पक्षी क्या है? परतंत्र। परतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र नहीं है। पक्षी आजाद है? नहीं। पक्षी सोए? नहीं। पक्षी स्वतंत्र है? नहीं। कैसे हैं पक्षी? परतंत्र हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला, काव्यांश के अनुसार पक्षी की क्या इच्छा है? खाने की, सोने की, उड़ने की। किसकी इच्छा है? उड़ने की इच्छा है पक्षियों की। काव्यांश में तारों की तुलना किससे करी गई है? तो तारों की तुलना देखो किससे करी गए थे। तो यहाँ पर देखो, ऐसे थे अरमान, विजिबल है ना? हाँ, ऐसे थे अरमान की उड़ते नभ की सीमा पाने, लाल किरणों सी चोंच खोले चुक्कर दाने।
तो हम क्या कह सकते हैं, तारों की तुलना किससे करी गई है, नीले आकाश से। हाँ, नीले आकाश से तारों की तुलना करी गई है। अनार के दानों से नहीं, भोजन अनार के दानों से नहीं, और भोजन करना नहीं, ठीक है, विजिबल है ना। अनार के दानों से नहीं, भोजन करना बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्रश्न 8, निम्नलिखित पाठ्य पाठों पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कठपुतली अपने पांव पर क्यों नहीं खड़ी हो पाती है, आंसर एंड में डाल देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। कठपुतली को क्रोध क्यों आया, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। 9वां, निम्नलिखित पाठ्य पाठों पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। रहीम ने सच्चे मित्र की क्या कसौटी बताई है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, आपके विचार से पक्षी पालना उचित है अथवा नहीं। तीसरा, शाम एक किसान पाठ में किसान को किस प्रकार किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, हमें ये बताना है। 10th वाला देखो, विजिबल है आपको। हाँ, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमने 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अपने विद्यालय में चल रही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र अथवा गीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में क्या लिखना है, अनुच्छेद। दशहरा, परिश्रम का महत्व, योग दिवस, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर